जनरली अगर हम मिट्टी की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि मिट्टी आखिर होती क्या है, सॉइल जो है उसका क्या काम है और वो उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी जो जियोग्राफी है उसके टर्म में उसको डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए भाई, मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वो एक नेचुरल मीडियम है। क्या है? नेचुरल मीडियम मतलब प्राकृतिक माध्यम है। जैसे माध्यम होता है ना, जैसे हमारा जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, है ना। कोई भी मीडियम है, हमारे आसपास पूरा एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो ये भी एक मीडियम है। तो वैसे ही मिट्टी भी क्या है? मिट्टी एक माध्यम है, एक नेचुरल मीडियम है ना। अब ये करता क्या है, चलिए। तो मिट्टी जो है एक नेचुरल मीडियम है, पहली चीज़। दूसरी बात कि मिट्टी के अंदर वो क्या क्या चीज़ों को होल्ड करके रखती है। देखो मिट्टी में क्या क्या चीज़ें हैं, मिट्टी में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, मैग्नीशियम हो, सारी चीज़ें हैं। फिर उसमें कई तरीके के आयंस हैं, उसमें हमारी कई तरीके की गैसेस हैं, है ना। गैसेस के बाद उसमें मिनरल्स हैं, मिनरल्स के बाद सारे पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स, जिन पर पेड़ पौधे हमारे बड़े होते हैं या जीव जंतु जो उस पर निर्भर करते हैं। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी एक प्राकृतिक माध्यम है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार के हम कह सकते हैं पोषक तत्व हैं, विभिन्न प्रकार के आयन है, विभिन्न प्रकार के धातु के आयन्स हैं। इस तरीके से कई सारी चीज़ों को वो होल्ड करके एक नेचुरल मीडियम है जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन लिख लो इसमें कि मिट्टी क्या है? मिट्टी एक नेचुरल मीडियम है। नेचुरल मीडियम है मतलब प्राकृतिक माध्यम है, प्राकृतिक माध्यम। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या है भाई बता देता हूँ। मिट्टी के अंदर सारी चीज़ें हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है ना, कॉपर है, उसके बाद में नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन के बाद कई सारे हमारे मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल्स मतलब खनिज लवण, खनिज लवण है। इसके बाद में वाटर भी होता है मिट्टी में थोड़ी मात्रा में, है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिट्टी अगर सूखी भी है तो भी उसमें पानी होगा। ठीक, इसके बाद और क्या हो सकता है भाई? मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक है भाई, तो ये हमारी मिट्टी हो गई, ये हमने डेफिनेशन उसको बता दी। अब दूसरी चीज़ कि मिट्टी का बेस क्या है। हमने कहा कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर है ना, पर ये सारी चीज़ें हैं तो उसका एक बेस तो होगा। जैसे हमने कहा कि भाई हमने कोई डिश बनाई है, उसके अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उसका कोई ना कोई बेस होता है। तो बेस क्या है मिट्टी का? तो मिट्टी बनती कैसे है? मिट्टी जो है दो तीन तरीकों से बनती है। पहला तो जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती है, वो जब आपस में टकराती है ना, या फिर हवा से या पानी के द्वारा उनके जो है हम कह सकते हैं कि उनका पाउडर बनने लगता है और वो किसमें फाइनली कन्वर्ट हो जाता है, फिर सॉइल में मिट्टी बन जाती है। मतलब पत्थरों के आपस में टकराने से, टूटने से, रगड़ खाने से वो किस में परिवर्तित हो जाती है? सॉइल में, मिट्टी में, है ना, रॉक्स में। दूसरी चीज़, मिट्टी एक तरीके से और बनती है कि जब जो लावा निकलता है ज़मीन के अंदर से, है ना, वॉल्केनोस के थ्रू, ज्वालामुखी के थ्रू, जब वो लावा बाहर आता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो भी किस में परिवर्तित हो जाता है? मिट्टी में। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है? उसके अंदर भी सारे रॉक्स वगैरह, चट्टानें ही हैं जो अंदर से मोल्टेड स्टेट में बाहर आ जाते हैं, पिघली हुई अवस्था में क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं जमीन के अंदर से। जैसे यहाँ पर कहीं पर ज्वालामुखी है इस तरीके से, और अंदर से पूरा लावा जो है बाहर आकर और ये पूरी जमीन पर फैल जाता है इस तरीके से। और फैलने के बाद कई सालों में, है ना, कई लाखों करोड़ों सालों में, मतलब कि ठंडा तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस तरीके से वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पर ये दोनों मीडियम्स से आने वाली जो सॉइल है इनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि पत्थरों से टकराकर जो मिट्टी बन रही है उसके जो कंटेंट्स हैं वो अलग है, और जो लावा से ठंडी होकर मिट्टी बन रही है उसके कंटेंट्स क्या है? अलग है। मतलब उसमें अलग अलग पदार्थों की अलग अलग मात्रा होती है। जैसे कि हमने कहा कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, मतलब कार्बनिक पदार्थ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? कार्बनिक पदार्थ। भाई छोटे छोटे हम कह सकते हैं ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, कई तरीके के कीड़े जिनको हम बोल सकते हैं हिंदी भाषा में, तो वो सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर होती हैं। अब जो मिट्टी लावा से ठंडी होकर बनी है उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होंगे? नहीं होंगे, मतलब या होंगे भी तो बहुत कम होंगे, या उसके ठंडे होने के बाद वो उसमें आते हैं, जब वो बनती है उस समय उसके अंदर नहीं होते हैं। तो पत्थरों के द्वारा बनी हुई मिट्टी और लावा के द्वारा ठंडी होकर बनी हुई मिट्टी, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो जैव आपके जीवित चीज़ें हैं, वो उसमें नहीं होंगी, किसमें? लावा वाली मिट्टी में, और पत्थरों वाली मिट्टी में वो सब चीज़ें होंगी। बात क्लियर? बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं, नाइट्रोजन से लेकर फास्फोरस, पोटाश, मैं लिख देता हूँ, चलो वो भी। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस है, पोटाश है ना, सल्फर है, इस तरीके की सारे लगभग जितने भी तत्व है वो हमें धरती से ही मिलते हैं, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मिट्टी में भी वो सारी चीज़ें होती है। अब दूसरी चीज़, मिट्टी का काम क्या है? मिट्टी का काम है, जैसे पेड़ पौधे हैं हमारे,
पेड़ पौधों को होल्ड करके रखना, हमको चलने फिरने के लिए एक बेस प्रोवाइड करना। हम मिट्टी के ऊपर ही तो चल रहे हैं ना भाई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी मिट्टी के ऊपर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मिट्टी जो, और अच्छा मिट्टी है कहाँ पर, मिट्टी जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ के सरफेस से अगर हम जिसको उपजाऊ मिट्टी कहते हैं वो कहाँ तक होती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मीटर नीचे तक। कितने नीचे तक होती है, 2 से 3 मीटर नीचे तक। जो डीप सॉइल होती है, जिनको अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके सब, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गहराई में होती है, 2 से 3 मीटर गहराई में। ठीक, उसके अलावा नीचे भी मिट्टी होती है कई जगहों पर, ये एवरेज जो मैंने उसकी डेप्थ बताई है वो इतनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब हम आ जाते हैं एमपी पर। ये तो हमने मिट्टी की बात कर ली। एमपी में जो है मध्य प्रदेश के अंदर मिट्टी मुख्य रूप से 3-4 प्रकार की होती है। देखो मध्य प्रदेश के अंदर की जो मिट्टी है उसको हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो सबसे पहली मिट्टी है उसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में इसको कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। ठीक है भाई। दूसरी जो मिट्टी है वो है हमारी ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल, ब्लैक सॉइल, मतलब कि काली मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक, तीसरी जो हमारी मिट्टी है वो होगी ब्लैक एंड येलो, ब्लैक और येलो, मतलब कि लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है। तीसरी, ये देखो ये मिट्टी जो है ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज और जनरली कलर्स के बेसिस पर डिवाइड की गई है, मतलब कि उनके गुण और उनके रंग के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक, इसके बाद में ब्लैक के बाद में दूसरी है ब्लैक येलो के बाद में ब्लैक, ठीक है, और रेड। इसको बोला जाता है लाल पीली मिट्टी, लाल काली मिट्टी या काली लाल मिट्टी। ठीक है। और एक मिट्टी और है यहाँ पर हमारे एमपी के अंदर, उसको बोला जाता है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट सॉइल। ठीक है भाई। ये बेसिकली ये 5 प्रकार की, और एक और हम लिख सकते हैं कि मिक्स सॉइल होती है। कौन सी सॉइल, मिक्स सॉइल। मिक्स सॉइल मतलब कि मिश्रित मिट्टी। मिश्रित में क्या हो जाएगा, इनमें से कुछ चीजें एक साथ वहां पर प्रेजेंट होगी, तो हम कह देंगे कि ये मिक्स्ड सॉइल है। किसी एरिया में लाल मिट्टी भी है, किसी एरिया में काली मिट्टी भी है, तो वो एक मिक्सअप हो गया। तो हमने कहा दिया कि ये कोई अलग से टाइप नहीं है, इन्हीं टाइप्स को अगर हम मिला देंगे तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो पहली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। दूसरी कौन सी है, ब्लैक सॉइल। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है हमारे एमपी के अंदर, काली मिट्टी है ना, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा मिलेगी। उसके बाद में जो हमारी लाल पीली मिट्टी, ये भी अच्छी मात्रा में मिलती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये बहुत कम एरियाज में मिलेगी। लेटराइट मिट्टी ये भी सब पर्टिकुलर एरियाज में मिलेगी, पर जो काली मिट्टी है हमारी, ये लगभग एक बहुत बड़े एरिया में हमारे एमपी के अंदर ये मिलती है। ठीक है, एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहले मैंने कहा कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट हम बोल देते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है उसको डेफिनेशन अगर हम बोले तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। जलोढ़ मिट्टी में जल शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, जल। जल का मतलब क्या होता है, पानी। और जलोढ़ का मतलब होता है कि जो पानी के द्वारा लुढ़क कर आती है, क्या आती है, पानी के द्वारा लुढ़क कर हमारे किनारों पर आकर जमा हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी। इसी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी एक ही बात है। कैसे आती है ये, जैसे ये नदी है, तो ये नदी जो है, नदी के द्वारा या उसकी सहायक नदी नदियों के द्वारा ये बहाकर लाई जाती है। ठीक है, कहीं ऊपर से बहाकर लाई जाती है और किनारों पर ला करके ये इसको क्या कर देती है, जमा कर देती है। तो जो मिट्टी पानी के द्वारा बहाकर लाई जाती है, रिवर्स के थ्रू आती है, उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल। अब इस मिट्टी की क्या विशेषता है भाई, जलोढ़ मिट्टी पानी के द्वारा बहाकर लाई जा रही है। सबसे पहली चीज कि ये जो मिट्टी होती है ये उपजाऊ होगी सबसे ज़्यादा, मतलब फर्टाइल होती है। पहली चीज हम लिख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, फर्टाइल होगी, मतलब कि उपजाऊ होगी। इसमें अच्छे से आपका जो है जो भी आप चीज़ें उगाओगे वो इसमें इसके पास कैपेसिटी होती है। ठीक, दूसरी चीज़ कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ठीक है, ये इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ठीक है, सॉलिड सरफेस जो है इसके अंदर वो कैसा है, वो नहीं होता है, मतलब ठोस सतह नहीं बना सकती है। ये ठोस सतह नहीं बना सकती है, ठोस सतह अनुपस्थित। कैसे अनुपस्थित, कि आपस में ये जो मिट्टी होती है इनके कणों के बीच में ज़्यादा आकर्षण नहीं है, मतलब कि पानी भरा हुआ है वहाँ पर, है ना, पानी से लेकर आई है, तो ये सेटल नहीं हो पाती अच्छे से।
कहने का मतलब जैसे हम नया गड्ढा जब खोदते हैं तो उस गड्ढे में वापस वो मिट्टी डाल दो तो वो सेटल होती है क्या? वो गड्ढा इस लेवल पर था, जब हम मिट्टी उसमें वापस भरेंगे तो उठा हुआ दिखाई देता है। तो उस कहने का मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अच्छे से अटैच्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के किनारों पर ज़्यादातर मिलती है। अब प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती है जलोढ़ मिट्टी? बताओ जरा कहाँ मिलती है, किसी को पता है क्या? नहीं, देखो अब ऐसा भी नहीं है कि हर नदी मिट्टी बहाकर लाती है। बात समझ में आ रही? नदियों द्वारा बहाकर जरूर लाई जाती है, पर नदी ऐसा नहीं कि हमारे पास एक नदी है तो उसके चारों तरफ वही मिट्टी होगी। नदी भी जो मिट्टी बहाकर लाती है तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर आकर ही सेटल करती है, जहाँ पर जैसे मान लो कि ये नदी यहाँ पर इस तरीके से मुड़ रही है मेरी, है ना। तो अगर ये नदी मुड़ रही है तो ये जो एरिया यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये उसका पूरा जो है सेटलमेंट मिट्टी का हो जाएगा। अदरवाइज तो वो बहा ही ले जाएगी ना, ऊपर से भी तो बहा के ला रही है वो, तो आगे भी बहा कर ले जाएगी। तो ऐसा कोई एरिया जहां पर वो मिट्टी नदी के पानी में से निकल जाती है ना, या तो कहीं पर मोड़ आ गया नदी में, या कोई ऐसा लेवल का यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो गया जिसकी वजह से वो मिट्टी जो पानी में बह रही है, ऊपर से बहती हुई आ रही है, वो किनारों पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। हर नदी के किनारे, हर किनारे पर ऐसा फिनोमिना नहीं हो, कुछ मात्रा में होता है पर उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो देखो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सिर कहा जाता है, मध्य प्रदेश का जो सिर है, इधर देखो मैप के ऊपर, सिर का मतलब मध्य प्रदेश का ऊपर का जो हेड वाला हिस्सा है, इस पूरे एरिया में जो है ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन कौन से एरिया आ रहे हैं देखो तो जरा, इसमें ग्वालियर आ रहा है ना, भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, दतिया है, ठीक है, ये सब, शिवपुरी है, ये पूरा जो एरिया है यहां पर जो है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक। अब ये कहां से, कौन सी नदी के थ्रू आ रही है इस एरिया में पूरी मिट्टी? चंबल नदी के थ्रू। कौन सी नदी के थ्रू आ रही है? चंबल। हमने देखा था ना कि चंबल ये यहां से निकल रही है, महू से निकलती हुई इस तरीके से, और यहां पर वो ये मोड़ लेती है, ठीक है। राजस्थान से जब वो वापस एमपी में आती है तो यहां पर मोड़ लेती है, ये मुड़ती है, और उसी वजह से जो है सारा जो प्रेसिपिटेशन है वो इस एरिया में आकर के जमा हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी चंबल नदी के किनारे मिलती है। कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी। और वो भी किस एरिया में? चंबल नदी तो बहुत सारे एरिया से होकर बह रही है, किस एरिया में मिलेगी आपको? ऊपर वाले एरिया में, है ना। जगह मैंने आपको बता दी, मैं एक बार फिर उसके नाम बता देता हूँ। कौन कौन से जिले बताए मैंने अभी? भिंड है आपका, भिंड है, मुरैना है, ठीक है, शिवपुर है, शिवपुरी, श्योपुर भी है, ठीक, और उसके बाद में दतिया है। ये सब जो एरिया है ये यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में पाई। ऐसा नहीं कि दूसरी मिट्टी है ही नहीं, वहाँ पर दूसरी मिट्टी भी है, हर जगह हर प्रकार की मिट्टी है, पर जो ज़्यादा मात्रा में है उसको हम कहेंगे कि ये उस एरिया की मिट्टी है। आज समझ में आ गई? तो ये होगा जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, फिर जलोढ़ मिट्टी जो है आगे चलो, अब इसको अभी डिटेल में हम बाद में देखेंगे। पहले ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल की बात थोड़ी बात हम इनका इंट्रोडक्शन सभी का मैं दे देता हूँ, फिर एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को जो है हम अगेन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, है ना। पहली जो होती है वो होती है, इसको कहा जाता है छिछली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। मतलब इसकी गहराई जो है वो ज़्यादा नहीं होती, और इसका रंग भी कैसा होता है? हल्का होता है। गहराई भी ज़्यादा नहीं, गहराई इन द सेंस समझ रहे हो, 15 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक की इसकी डिस्टेंस जो है वो होती है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर या आधा मीटर के आसपास इसकी। दूसरी जो है मध्यम, जो मीडियम रेंज की गहराई वाली है, मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी जो ब्लैक सॉइल है आपकी मीडियम रेंज वाली, वो कितना है भाई? उसकी भी गहराई जो है इससे थोड़ी ज़्यादा है और डीप सॉइल से थोड़ी कम है। रंग कैसा है इसका? भूरा रंग है ना, भूरा रंग है, इसका रंग भी हल्का भूरा होता है, इसका भूरा रंग है, ब्राउन कलर। और लास्ट में जो इसको डिवाइड किया गया वो है डीप सॉइल, मतलब कि गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, ये डीप ब्लैक सॉइल हो जाएगी, डीप ब्लैक सॉइल, ठीक। ये कैसी होगी? ये बहुत गहरी होती है ना, मतलब 1 मीटर से लेकर 2, 2.5 या 3 मीटर तक भी ये गहराई हो सकती है, ठीक है। किसी किसी एरिया में 3 मीटर है, किसी में 2 है, तो एवरेज अगर मानेंगे तो 1 से 2 मीटर की गहराई होती है। 1 से 2 मीटर गहराई अच्छी खासी गहराई, तो डीप सॉइल, ठीक, ये हो गया। अब देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है इन तीनों में से? काली मिट्टी में से मध्यम मिलेगी, मीडियम वाली, या छिछली मिलेगी, या गहरी मिलेगी? गहरी सबसे ज़्यादा मिलती है।
सबसे ज़्यादा मिलती है मीडियम रेंज, मध्यम वाली, है ना। मध्यम वाली जो सॉइल है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। फिर गहरी और छिछली मिट्टी जो है ये कम मिलती है, ठीक है। इनके एरियाज भी पर्टिकुलर। अब देखो मध्यम मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो मैप पर अगर आप देखोगे तो ये जो सोन नदी है हमारी, सोन नदी पढ़ी थी ना हमने, सोन नदी और इस तरफ का ये जो पूरा एरिया, सोन नदी और इधर इधर का जो पूरा एरिया है ये वाला, मतलब जिसमें कि पूरा मालवा आ गया, है ना, निमाड़ आ गया पूरा। उसके बाद में आप देखोगे कि मंदसौर, नीमच, ये देखो शिवपुरी के नीचे से जो जिला लग रहे हैं ना सारे, गुना है, अशोकनगर है, ठीक है, सागर है, नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, ये पूरे जो एरिया हैं आपके, ये वाला जो एरिया है ना, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये ग्रीन लाइन से इधर इधर का जितना भी एरिया है, यहाँ पर जो है जनरली कौन सी मिट्टी मिल रही है हमको, ब्लैक सॉइल, ठीक है। और उसमें फिर अभी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये ब्लैक सॉइल मिट्टी का ये पूरा एरिया है, ठीक। अब देखो काली मिट्टी जो है ये 3-4 जिलों में ही मुख्य रूप से मिलती है। एक बैतूल में मिलती है, छिंदवाड़ा में मिलती है, थोड़ा सा हिस्सा नरसिंहपुर का आ जाता है, और आगे अगर चलोगे तो सिवनी आ जाता है ना, मतलब ये रहा सिवनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और नरसिंहपुर का कुछ हिस्सा, ठीक। ये कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा गहरी काली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। तो अब देखो ये एरिया हमको याद कैसे रखने हैं, अगर आप गहरी काली मिट्टी वाले एरिया याद रख लो, वो कम है ना, तो बाकी के बच्चे सब कौन से हो जाएंगे फिर, बात समझ में आ रही। इस तरीके से जो जिनमें कम नाम है, कम जिले हैं, उनको आप याद रख लो, जो ज़्यादा वाले हैं वो तो सब आ ही रहा है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन पूरा उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो गहरी काली मिट्टी किन किन जिलों में मिलती है, बैतूल में, छिंदवाड़ा में, सिवनी में और नरसिंहपुर के कुछ हिस्से में, पूरे नरसिंहपुर में नहीं है, नरसिंहपुर के कुछ हिस्से में, ठीक। अभी हम एक एक करके इनको डीप में भी देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गई गहरी काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी मैंने बता दी है पूरे एरिया में है, छिछली काली मिट्टी भी सब मिक्सअप होती है, उसको भी हम देखेंगे कि कौन कौन से एरिया में मिलती है। मध्यम और छिछली इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, दोनों के एरिया भी लगभग सेम ही है, कहीं कहीं पर ये थोड़ी मध्यम हो जाती है, मीडियम हो जाती है, और कहीं कहीं पर उसकी गहराई बहुत कम हो जाती है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद में ब्लैक येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी, ब्लैक रेड सॉइल मतलब लाल काली मिट्टी, और लेटेराइट सॉइल। तो देखो ब्लैक येलो मतलब लाल पीली जो मिट्टी है वो इस एरिया में मिलती है आपको। लाल पीली मिट्टी का रंग कैसा होगा, लाल और पीला, बात समझ में आ रही। ये भी एक मिक्स सॉइल हो गई, है ना, मिक्स सॉइल हो गई। तो ये कहाँ के एरिया में मिलेगी, देखो जहाँ से आपका ब्लैक सॉइल वाला ये खत्म हो रहा पोर्शन, उसके इस तरफ चले जाओ तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो डिंडोरी है, शहडोल है ना, उसके बाद में आप चले जाओ पन्ना है, रीवा है, सतना है, ये जो जितना एरिया है हमारा, मंडला है, इन सभी में कौन सी मिट्टी मिलती है आपको, इन सभी में लाल पीली मिट्टी आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरी मिट्टी भी है पर ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। ब्लैक रेड सॉइल और कम मात्रा में मिलती है, ठीक है, वो भी इन्हीं में से बीच बीच में कुछ जगहों पर मिलती है, ठीक। और लेटेराइट सॉइल ये एक अगेन स्पेशल टाइप का सॉइल है, मतलब कि एक विशिष्ट प्रकार की मिट्टी है जो किसके द्वारा बनती है, चट्टानों से बनती है। पर कौन सी चट्टानों से, लेटेराइट चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से बनती है, लेटेराइट चट्टानों से बनती है लेटेराइट मिट्टी, ठीक। फिर लेटेराइट मिट्टी जो है लेटेराइट चट्टानों से बनती है, और इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग भी लाल ही होता है। कैसा होता है, लाल, रेड कलर का ही इसका रंग होता है। तो लेटेराइट मिट्टी देखो इस कलर की होती है, ये दिख रहा है आपको रेड कलर, ये इस तरह की ईंट का जो कलर होता है ना उस तरीके की मिट्टी होती है। और स्पेशल जो लेटेराइट चट्टानें उनके विखंडन से, उनके आपस में टकराकर टूटने से ये मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। चलो भाई हो गया। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या है फिर हमारा, इनके परसेंटेज की बात कर लेते हैं ना। तो ये इतना हो गया सबका। अब देखो इनके अलग अलग परसेंटेज मैं आपको बताता हूं। सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है, सबसे ज़्यादा परसेंट है ब्लैक सॉइल का। कितना परसेंट है ये, 47%। पूरे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है या पूरे मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है उस मिट्टी का 47%, 47 हिस्सा किसका है, काली मिट्टी, ठीक। काली मिट्टी का, काली मिट्टी में भी अभी हमने 3 पढ़ी थी, है ना। कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी छिछली काली मिट्टी, और एक मध्यम, और दूसरी थी डीप मतलब कि गहरी, ठीक है। देखो तो गहरी काली मिट्टी जो है, मध्यम काली मिट्टी, और इन सब का भी परसेंट अलग अलग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सी है, 37% आपकी मध्यम वाली मिट्टी मिलेगी आपको, ठीक है। 7% के आसपास आपको मिलेगी छिछली वाली, और गहरी वाली मिलेगी 3% के आसपास। मध्यम काली मिट्टी सबसे ज़्यादा 37%, ठीक। मीडियम वाली जिसकी गहराई ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है,
ठीक है। फिर सबसे कम जो है आपको मिलेगी गहरी मिट्टी, डीप सॉइल, जो कि 3% के आसपास है, और छिछली मिट्टी 7। तो दोनों को टोटल करेंगे तो ये 47 के आसपास आ जाएगा, ठीक। फिर बात करें जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी 7% के आसपास होती है। कितने परसेंट होती है? 7%, 7%। ये इस एरिया में मिल रही है बस जलोढ़ मिट्टी हमको यहाँ पर ज़्यादातर, है ना। कुछ मात्रा में नर्मदा की घाटियों में भी मिलती है ना, पर वो जो मात्रा है वो कम है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जो मुख्य एरिया है उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है। मिट्टी तो जहाँ पर भी नदी है उसके आसपास कुछ ना कुछ मात्रा में मिट्टी रहेगी। देखो नदी 2 काम करती है, या तो वो मिट्टी को जमा करेगी किनारों पर, या फिर वो मिट्टी को काटेगी, मतलब सॉइल का इरोजन कर देगी, कटाव कर देगी, या तो वो मिट्टी को कहीं से भाई एक जगह से काटेगी तो दूसरी जगह पर जाकर उसको जमा कर देगी। यही काम करती है नदी। तो जहाँ से काट रही है वहाँ तो मिट्टी जमा नहीं होने देगी, वो आसपास की जो उसका पार्ट है ना, उसकी जो चौड़ाई है वो लगातार बढ़ती जाएगी, और जहाँ पर वो मिट्टी जमा कर रही है वहाँ पर जो है किनारों पर मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है 7% मिलती है, ठीक है। फिर लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो कुल परसेंट का 3% के आसपास ये भी है। कुल जो मिट्टी है हमारी उसके 3% के आसपास ये भी है। फिर लाल पीली की मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी ये भी अच्छी मात्रा में मिलेगी आपको, 33% के आसपास मिलेगी, मिक्स्ड सॉइल, ठीक। और ब्लैक रेड सॉइल भी जो है नेग्लिजिबल अमाउंट में आपको मिलती है, मतलब येलो, हाँ। तो नहीं, अभी तो मैंने आपको ब्लैक येलो बताया ना, 33%। देखो अब लाल मिट्टी और काली मिट्टी जो है ये एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिल रही है, ये बहुत सारे एरियाज में फैली हुई है। जैसे काली मिट्टी तो एक साथ हमको सारे एरिया में हमने कह दिया कि इस पूरे एरिया में कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। जो आपकी ये वाली सॉइल है ब्लैक रेड सॉइल, ये कहीं यहाँ पर मिल रही है, कहीं यहाँ पर मिल रही है, इस तरीके से ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ये कैसी है, ये डिवाइडेड, ठीक है, इस तरीके से। चलो तो ये परसेंट के बाद हमने कर ली परसेंट की। अगली चीज़ पे चलो, देखो अब हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काली मिट्टी की। तो देखो भाई, काली मिट्टी जो है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, इस काली मिट्टी को हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। सबसे पहली बात, कौन सी सॉइल कहते हैं? रेगुलर सॉइल, ठीक है, क्योंकि ये जनरली सभी जगह पर मिलती है, रेगुलर सॉइल। फिर काली मिट्टी में दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसके अंदर क्या होती है? जल ग्रहण क्षमता होती है। जल ग्रहण क्षमता का मतलब समझते हो क्या होती है जल ग्रहण क्षमता? हाँ, मतलब होल्ड करके रखती है उसको। देखो मिट्टी में होता क्या है, जैसे ये हमारी मिट्टी है जिस पर हम खेती कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने यहाँ पर पानी डाला तो क्या होगा, पानी इस मिट्टी से होता हुआ कहाँ चला जाता है? अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस में चला जाता है, ठीक। अब ये जो काली मिट्टी है ये क्या करती है, एक तो इसके कणों का जो आकार है वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहली इसमें एक और चीज़ कि स्मॉल पार्टिकल्स हैं इसके। स्मॉल पार्टिकल्स मतलब कणों का जो आकार है वो कैसा है? छोटा, छोटे कण है इसमें। छोटे कण होने की वजह से क्या होता है, देखो कण क्या होते हैं जनरली, कोई भी कण है वो गोली होता है ना, तो छोटे कणों के आकार होने की वजह से इसमें पैकिंग बहुत अच्छे से हो जाती है इस तरीके से। तो इनके बीच में से पानी को जाने की जगह नहीं मिलती। भाई बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो आप देखोगे कि यहाँ बीच से पानी निकल जाएगा। जैसे रेत के कण थोड़े बड़े हैं तो वो उसके अंदर से पानी नीचे चला जाएगा, पर इस मिट्टी के कण कैसे? छोटे छोटे हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में होती है और वाटर को अंदर जाने नहीं देती। और अब अंदर जाने नहीं देगी तो क्या करेगी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से हम इसमें धान जैसी फसलें कर सकते हैं, है ना। धान जो फसलें होती हैं हमारा चावल वगैरह, वो पानी भर के उगाया जाता है, तो उस तरीके की फसलें यहाँ पर हो सकती है। या फिर आप इसमें अगर कोई फसल लगा रहे हो तो उसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार पानी दिया तो वो उसमें बहुत दिनों तक बना रहेगा। अगर ऊपर से इवोपरेशन नहीं हो रहा है तो पानी नीचे तो जाना ही नहीं है ना। तालाब वगैरह जहाँ पर बनाए जाते हैं तो उसके जो तल होता है, उसका बॉटम होता है, उसमें भी काली मिट्टी डाली जाती है ताकि पानी नीचे ना जा पाए, ठीक। चलो फिर अगली चीज़, परसेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कितने परसेंट होता है, ये 47% है, ठीक। इसके बाद में काली मिट्टी के बारे में अगर हम बात करें तो मालवा का पूरा पठार, मालवा का पठार, निमाड़ क्षेत्र, उसके क्षेत्र बता रहा हूं मैं। मालवा का पठार, निमाड़ का क्षेत्र, और यहाँ से हम देखेंगे
कि ये जो आपका नरसिंहपुर है ना, नरसिंहपुर के बाद दमोह है, यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया जो है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें जितने भी जिले आ रहे हैं, चाहे वो झाबुआ है, बड़वानी है, खंडवा है, खरगोन है, ये पूरा एरिया जो है ये आपका काली मिट्टी के अंदर आ जाएगा। ठीक, अगली बात अगर इसको हम करें तो काली मिट्टी के बारे में, अच्छा ये हो गया, इसको साफ कर लेते हैं पूरा एक बार फिर से, थोड़ा नीचे चला जाता है तो फिर वो बच्चों को। चलो भाई, अगली चीज इसमें क्या बता सकते हैं हम कि इसमें इसके पदार्थों की मात्रा हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई दी थी कि काली मिट्टी जो है वो किससे बनती है, लावा से, है ना, लावा से बनती है, इसलिए इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होंगे वो सब्सटेंस जो हैं वो एब्सेंट है या लेस अमाउंट में। ठीक है, हम लिख सकते हैं लेस अमाउंट में, कम मात्रा में। ठीक, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इसमें नहीं होगी, कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे। ठीक, फिर इसमें नाइट्रोजन जो है वो भी लेस अमाउंट में होती है। कैसी होती है, लेस अमाउंट में, नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है। फास्फोरस की मात्रा भी इसमें कम होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ठीक, फिर ज़्यादा क्या होता है इसके अंदर, ज़्यादा होता है इसके अंदर चूना। ठीक है, चूना, इसके बाद में मैग्नीशियम ले लो आप, पोटाश ले लो, है ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा होती है। मिनरल्स, है ना, ये इसमें ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद एल्यूमिनियम है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें तत्व पाया जाता है एल्यूमिनियम और आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन मतलब लोहा। लोहे की अधिकता के कारण ही इसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, काला। तो ये एक लाइन आप लिख सकते हो कि लोहे की अधिकता के कारण या लौह तत्व की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, चलो फिर इसके पीएच लेवल की बात करें, क्षारीय मिट्टी का पीएच क्या होता है, काली मिट्टी का। तो पीएच वैल्यू समझते हो, पीएच वैल्यू समझते हो ना, कि कोई मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय, ये बताना उसका पीएच कहलाता है। तो इसका जो पीएच होता है वो होता है बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि काली मिट्टी का जो पीएच है वो कैसा है, क्षारीय है, मतलब बेसिक है। ठीक, कितना पीएच होता है, तो ये पीएच हमको याद रखना है, 7.5 से 8.5 के बीच में होता है। ठीक है, 7.5 से 8.5 के बीच में होता है। भाई 7 से ऊपर अगर चला गया पीएच, मतलब वो क्या हो गया, बेसिक, क्षारीय हो गया। तो ये क्षारीय मिट्टी है, काली मिट्टी जो है वो कैसी मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी। ठीक, चलो फिर आगे चलो। फसलों की बात करें तो इसमें लगभग हर तरीके की फसल हो सकती है। ठीक है, फसल की बात करें तो हर तरीके की फसल हो सकती है। जिनके पास पानी की कमी है वो भी इसमें अच्छे से खेती कर सकते हैं। फसलों में ज्वार है, बाजरा है, कपास है, धान है ना, ये सारी फसलें जो इसमें आसानी से हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद इसका जो निर्माण है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किसकी वजह से हुआ है, ज्वालामुखी की जो मिट्टी है उसकी वजह से हुआ है। और दूसरी चीज़ चट्टानें भी होती है, जो इसमें काली चट्टानें जिसको हम कहते हैं दक्कन की जो चट्टानें हैं, उनके आपस में रगड़ने से भी इसका निर्माण होता है। देखो प्रकृति में कोई भी चीज़ किसी एक कारण से नहीं होती है ना, कई तरीके के उसके पीछे रीज़न होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी की मिट्टी से भी होता है और साथ में पहाड़ों के आपस में घिसने की वजह से भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी काली मिट्टी के बारे में कुछ बातें हो गई। ठीक, फिर अगली चीज़ क्या है हमारी, डीप ब्लैक सॉइल। अगला लिखो, डीप ब्लैक सॉइल मतलब गहरी काली मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे। तो गहरी काली मिट्टी कहाँ पर मिलेगी, गहरी काली मिट्टी कहाँ पर मिलेगी, बोलो तो जरा। बैतूल, हाँ बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। ठीक, नरसिंहपुर का कुछ हिस्से में ये पाई जाती है। ठीक है भाई, तो बैतूल, ये रहा बैतूल, ये छिंदवाड़ा, ये सिवनी, है ना, और ये रहा नरसिंहपुर। मतलब ये वाला जो हमारा एरिया है इसमें काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, अब परसेंट इसका कितना बताया था मैंने, परसेंट होता है इसका कितना, 3%, 3% होती है, 3% मिट्टी है ये परसेंट के हिसाब से देखो तो। ठीक, इसके बाद में फसलों की अगर बात करें तो इसमें भी हर प्रकार की फसलें की जा सकती है। ज्वार, बाजरा, जो भी आप इसमें उगाना चाहो वो उगा सकते हो। इसकी भी उर्वरक क्षमता जो है
वो कैसी होती है, वो अच्छी होती है। इसमें एक कमी होती है, जैसे हमने कहा कि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन ना होने की वजह क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, जो आपस में जगह नहीं देते गैस को अंदर जाने की, पानी को भी अंदर नहीं जाने दे रही है और गैसेस को भी अंदर जाने नहीं दे रहे। तो बैक्टीरिया वायरस इसमें है नहीं। देखो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन तो गैस है जो एटमॉस्फेयर में है हमारे पास, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है नाइट्रोजन। हम जो फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं उनमें भी यूरिया, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें होती है। तो देखो जिस मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। नाइट्रोजन तो गैस है, जैसे ही गैस आई तो पौधों की जड़ों में वो बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया क्या कर देता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड बना देता है, स्थिरीकरण कर देता है, हिंदी में उसको बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन वहीं रह जाती है, ट्रैप हो जाती है। बट मिट्टी में तो बैक्टीरिया ही नहीं है यहाँ पर, इसी वजह से नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाता और इसी वजह से नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। ठीक है, फास्फोरस की भी इसमें कमी है। तो ये हमारी ब्लैक सॉइल। इसके बाद में अच्छा इसका एकड़ का एरिया बताते हैं कि ये कितने एकड़ एरिया में है। ठीक है, तो ये लगभग 35 लाख एकड़, कितना एकड़, 35 लाख एकड़ एरिया में जो है ये पाई जाती है। पूरे मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 35 लाख एकड़ एरिया में पाई जाती है। और इसकी गहराई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, गहराई कितनी होती है, 1 से 2 मीटर, 1 से 2 मीटर गहराई है और 35 लाख एकड़ के एरिया में ये पाई जाती है। 3% जो है इसका परसेंटेज है, 3%। ठीक है, ये गहरी काली मिट्टी और फसलें हर प्रकार की इसमें उगाई जा सकती हैं। चलो फिर अगला है हमारे पास साधारण काली मिट्टी या जनरल ब्लैक सॉइल, और जिसको हम कहते हैं मध्यम। ये हो गया भाई। चलो तो अगला लिखते हैं हम साधारण काली मिट्टी, जनरल ब्लैक सॉइल, साधारण काली मिट्टी, या इसको हमने क्या नाम दिया है, मध्यम, मध्यम काली मिट्टी। ठीक, मध्यम काली मिट्टी की गहराई कितनी बताई भाई मैंने, मध्यम काली की मिट्टी की गहराई जो है ये आपकी होगी 15 सेंटीमीटर से लेकर, ठीक है, 1 से 1.5 मीटर तक। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से लेकर 1 से 1.5 मीटर। इसको 15 की जगह आप 30 कर लो, 15 का जो रेंज है वो हमने उस छिछली मिट्टी के लिए रख रखा है। तो 30 मतलब 1 फुट से लेकर के कितनी होगी ये, 1 फुट से लेकर के 1 या 1.5 मीटर तक, मतलब 3 या 3.5 फीट तक। ठीक, मध्यम सॉइल, इसका कितना परसेंट बताया था मैंने, 37% है ये कुल काली मिट्टी का, 33% हिस्सा है। कहाँ पर पाई जाती है ये, कहाँ पर पाई जा रही है, ये पूरे एरिया में मिल रही है। ठीक है, ये बैतूल को छोड़ दो, यहाँ पर, यहाँ तो हमने काली मिट्टी बता दी, गहरी काली मिट्टी। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में क्या है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, इसके एकड़ की अगर हम बात करें, कितने एकड़ क्षेत्र में, तो 400 लाख एकड़, 400 लाख एकड़, इस एरिया में जो है ये काली मिट्टी, ये साधारण काली मिट्टी पाई जाती है पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 400 लाख एकड़ का जो एरिया है उसमें आपकी ये वाली मिट्टी आपको मिलेगी। ठीक, इसके अलावा रंग इसका कैसा बताया भाई, भूरे रंग की है ना, मध्यम है इसलिए भूरे रंग की है, और ब्राउन इसका कलर है, ब्राउन कलर, भूरा रंग। ठीक, तो एरिया हो गया इसका, गहराई हो गई, परसेंट हो गया, और कहाँ कहाँ पाई जाती है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक, ये मध्यम काली मिट्टी, इसको नोट कर लो जल्दी से। अगला लिखो छिछली काली मिट्टी, मतलब कि सबसे जो लोअर आपकी ब्लैक सॉइल है, जिसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है, उसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज़ कि इसकी गहराई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से लेकर के सिर्फ 1 मीटर तक। ठीक, परसेंटेज 7% है। ठीक है, एकड़ लगभग 75 लाख एकड़, कितना एकड़ है, 75 लाख एकड़ में ये पाई जाती है। ठीक, रंग जो है हल्का भूरा, लाइट ब्राउन। ठीक है, देखो रंग मिट्टी का कैसे आ रहा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उसका रंग भी गहरा होता जाएगा। मिट्टी में उसकी गहराई कम है तो उसका रंग भी कैसा हो गया, हल्का हो गया। गहराई ज़्यादा है तो रंग भी कैसा हो गया, उसका डार्क हो गया। ठीक है, वहाँ पर कुछ अलग से कुछ नहीं उसमें सब्सटेंस मिलाया हुआ है, वही सारी चीज़ें हैं जो काली मिट्टी में होती है, बस उनकी मात्रा में अंतर आ जाए। जहाँ पर गहराई ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ गहराई कम है वहाँ कम होगी। मतलब 15 सेंटीमीटर मात्र इतना के ये इतनी गहरी होती है बस, है ना।
जो हमारा छोटा स्केल होता है ना, आपने जैसे ट्रैक्टर एक बार भी लगाया तो नीचे से आपको दूसरी मिट्टी दिखने लगेगी, ठीक है, इस तरीके की होती है। फिर फसलों की अगर बात करें तो इसमें भी लगभग हर प्रकार की फसल की जा सकती है, ठीक है। इसकी गहराई कम होने की वजह से पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी है इसकी कम होगी, किसके कंपैरिजन में, गहरी काली मिट्टी की तुलना में, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसकी, ये कैसी है, ये लेस देन डीप सॉइल, गहरी काली मिट्टी से कम होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गई हमारी साधारण काली मिट्टी। चलो फिर अगला चलते हैं। हाँ, आयरन की वजह से काली मिट्टी का काला रंग जो है वो आयरन और उसके कंपाउंड्स की वजह से होता है। आयरन ऑक्साइड नहीं होता है, आयरन ऑक्साइड का कलर ब्लैक नहीं होता है ना। आयरन ऑक्साइड का कलर तो पीला होता है, येलो होता है, ठीक है। सल्फाइड हो सकता है, सल्फाइड का रंग काला होता है। ये हो गया। चलो अब अगला लिखो, जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है भाई। तो अभी मैंने बता दिया कि ये कैसे बनती है जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। मध्य प्रदेश में जो है चंबल नदी जो है हमारी, चंबल नदी के द्वारा ये कार्य संपन्न होता है, ठीक है। चंबल नदी के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। दूसरी कोई भी नदी इस तरीके के काम हमारे यहाँ नहीं करती। अच्छा, फिर देखो चंबल नदी के बारे में एक और खास बात है मिट्टी से रिलेटेड, कि ये सबसे ज़्यादा मृदा का अपरदन करती है एमपी के अंदर। क्या करती है, मिट्टी को काटती भी सबसे ज़्यादा यही है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जमा कर रही है। एक जगह से काट के ले जा रही है और दूसरी जगह जमा कर रही है। तो लिख लो इसमें कि चंबल नदी जो है ये सॉइल इरोजन जो है इसमें कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। मतलब कि मृदा का अपरदन चंबल नदी के द्वारा सबसे अधिक होता है, ठीक। मृदा का अपरदन सबसे अधिक होता है। जल के द्वारा बहाई गई मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक। अगला देखो, तो ये जो मिट्टी होती है इसके पार्टिकल्स में आपस में अट्रैक्शन कैसा होता है, कम होता है। मतलब कि लेस अट्रैक्शन होता है, लेस अट्रैक्शन किसके बीच में, बिटवीन पार्टिकल्स, कणों के बीच का जो आकर्षण बल है, कणों के मध्य आकर्षण बल ये कम होता है, ठीक है भाई। इसीलिए ये एक तरीके से कह सकते हैं हम इसको भुरभुरी होती है ना। तो इसके पार्टिकल्स आपस में अच्छे से अटैच नहीं होते हैं, इसी वजह से इसका जो ये किसी ठोस सतह का निर्माण नहीं कर पाती। हम कहते हैं ना कि दलदल जैसी इसमें सिचुएशन जनरेट होती है। आप उस पर अगर पैर रखोगे तो क्या होगा, आपका पैर अंदर धंस जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी भरा हुआ है ना उसके आसपास, नदी से तो आ रही है वो, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो कहीं पर भी जमा नहीं हो पाती, ठोस रूप नहीं ले पाती, ठीक। अगला देखो इसमें, तो ये कहाँ पर मिलेगी हमको, एमपी के हेड ऑफ एमपी, है ना। तो हेड ऑफ एमपी हम यहाँ लिख देते हैं कि हेड जो है मध्य प्रदेश का, हेड ऑफ एमपी, इसके अंदर ये मिलती है। जिलों के नाम मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, कौन कौन से जिले हैं हमारे पास, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुर, है ना, और श्योपुर, ये सारी चीज़ें, इनके अंदर जो है आपको ये मिट्टी मिलेगी, ठीक। अगला देखो, इसका पीएच कितना होता है, जलोढ़ मिट्टी का पीएच कितना होता है, जरा दिमाग लगाओ कितना होगा भाई। ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, पानी से आ रही है। पानी का पीएच कितना होता है, नॉर्मल, मतलब कि उदासीन होता है, नेचुरल, न्यूट्रल, है ना। पानी जो है वो न्यूट्रल होता है, इसी वजह से ये मिट्टी भी कैसी रहती है, न्यूट्रल होती है। तो इसका पीएच जो है ये 7 होता है, मतलब कि ये उदासीन होती है। देखो ऐसा थोड़ा दिमाग अगर लगा लेंगे तो चीज़ें अगर भूल भी जाते हैं तो हमको याद आ जाती है ना। उसका सोर्स पता करो कि कहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से हमको उसकी जो नेचर है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये उदासीन प्रकृति की है, इसमें पीएच जो है इसका 7 होता है, ठीक। अच्छा, फर्टिलिटी की बात करें तो फर्टिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी के द्वारा ये बह के आती है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो है ये उपजाऊ होती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, फर्टाइल सॉइल है सबसे ज़्यादा, इसमें फर्टिलिटी जो है वो कैसी है, सबसे ज़्यादा है। इसीलिए, है ना, इसीलिए ये खाद्यान्न, मतलब जो खाने पीने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, वैसे तो सभी चीज़ें हम खाते हैं, खाद्यान्न से मतलब जो सीधा सीधा हम जिनको यूज़ करते हैं, जैसे गेहूं है आपका,
है ना, या सब्जियां वगैरह हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, ये इसमें बहुत अच्छे से हो जाती है। देखो कुछ फसलें तो ऐसी होती है ना जो हम बेचने के लिए ही करते हैं, जैसे कपास वगैरह है ना, इनको, हाँ सोयाबीन है, इनको हम बेचने के लिए लगाते हैं। जो खाने वाली जो फसलें होती है वो इसमें बहुत अच्छे से होल्ड कर जाती है, अच्छे से होती है। ठीक, अगली बात देखें तो इसका क्षेत्र कितना होता है भाई, 3.5 मिलियन, मतलब कि आप लिख सकते हो 30 लाख एकड़। कितना एकड़ है ये, 30 लाख या 35 लाख एकड़ के आसपास ये आपको मिलेगी। ठीक, चल फिर अगली बात करें। हाँ 30 या 35, भैया इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती कभी भी, है ना, हमेशा रेंज में ही आपको बोलना पड़ेगा। तो 3 से 3.5, मतलब कि 30 से 35 लाख जो आपका एकड़ है उसके रेंज में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में उर्वरकता इसकी अधिक होती है। ठीक, गेहूं, चना, राई, सभी प्रकार की मिट्टी इसमें, सभी प्रकार की फसलें इसमें उगाई जा सकती है। इसके टाइप की अगर हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का जो टाइप होता है ना, वो 2 टाइप की होती है जलोढ़ मिट्टी। ये हो गया भाई सबका, रुकना है कि मिटा दूं इसको, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ जल्दी से लिख लो, 1-2 बातें और इसके बारे में। चलो देखो भाई, ये जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। जलोढ़ मिट्टी में पहला प्रकार है नई और पुरानी, हम इसको बोल सकते हैं नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नई और पुरानी का मतलब कि नदी तो हर साल मिट्टी लेकर आती है ना, मिट्टी, रेत, सब सारी चीज़ें हर साल लेकर आती, तो वो ला करके जो है परतें जमाने लगती है ना। जैसे इस साल जो बाढ़ आई, जो भी पानी बहा, उसमें मिट्टी की एक परत जम गई, फिर अगले साल जो आई उसके ऊपर दूसरी जम गई। तो देखो नई मिट्टी आती जाती है और पुरानी मिट्टी वहाँ से क्या होती है, निकलती भी जाती है ना, किसी न किसी दूसरी वजहों से ये क्या होती जाती है, अलग अलग चलने फिरने से या हवा से, है ना, या पानी की वजह से ही। जब बाढ़ में पानी भरता है तो नदी का पानी बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है, तो वो मिट्टी भी बहुत बड़े एरिया में, हम भी देखते हैं ना कि जहाँ पर भी पानी भरता है, जब पानी उतरता है तो नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ जम जाता है, तो वो सब पानी द्वारा। तो इस तरीके से मिट्टी जो है वो क्या करती रहती है, वेरिएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो जो नई मिट्टी होती है उसको, नई मिट्टी को जो है हम बोलते हैं खादर मिट्टी। कौन सी मिट्टी बोला जाता है इसे, खादर, खादर जलोढ़ मिट्टी। और एक होती है बागर जलोढ़ मिट्टी। ठीक, ये होती है आपकी न्यू सॉइल, नई मिट्टी, और ये होती है ओल्ड सॉइल, पुरानी मिट्टी। आप तो उसको न्यू सॉइल और ओल्ड सॉइल से याद रख लो। ठीक है, नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी। नई मिट्टी का मतलब कि यहाँ से ये इसी साल आई है, और पुरानी मिट्टी का मतलब कि उसको 2-3 साल हो चुके हैं। ठीक, चलो फिर इसके बाद में हमने कहा कि जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें सॉइल इरोजन की भी बात करना पड़ेगी। किसकी बात करना पड़ेगी, सॉइल इरोजन, मतलब कि मृदा के अपरदन की। क्या होता है मृदा का अपरदन, हाँ मिट्टी का जो कटाव, मिट्टी का कटाव। देखो हमने कहा कि चंबल नदी ने यहाँ पर आकर के मिट्टी जमा करी, तो वो काट करके ला रही कहीं ना कहीं से, है ना। तो मिट्टी या पानी के बहाव के द्वारा, है ना, पानी के बहाव के द्वारा या बारिश के पानी के द्वारा जब मिट्टी कटने लगती है ना, नदी के किनारे से क्या होने लगती है, कटने लगती है। ये नदी बह रही है, इसके किनारे मिट्टी जमा है, अब नदी क्या कर रही है कि यहाँ से मिट्टी को इस तरीके से काटते जा रही है, तो ये मिट्टी पानी में बहती हुई आगे कहीं पर जाकर के जो है जमा हो जाएगी, है ना। तो जो मिट्टी कट रही है उसी को कहा जाता है कि ये मिट्टी का कटाव हो रहा है या सॉइल का इरोजन हो रहा है। ठीक है, अब सॉइल इरोजन किन किन वजहों से होता है भाई। पहले तो हमने कहा कि हैवी रेन अगर हो गई, भारी बारिश अगर हो गई तो उसकी वजह से मिट्टी कट जाएगी, है ना, या भूस्खलन हो जाता है, मिट्टी सरक जाती पूरी की पूरी, है ना, वो भी मिट्टी का कटाव ही एक तरीके से। तो पहला हम लिख सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो है ये इस तरीके की परिस्थिति बन सकती है, मिट्टी का कटाव हो सकता है। दूसरी चीज़ हम बता सकते हैं, बारिश के बाद जो है फ्लड, मतलब बाढ़, बाढ़ की वजह से भी, बाढ़ और बारिश को आप एक ही मान सकते हो, है ना। बारिश का मतलब मैं कह रहा हूँ कि सीधा जब पानी ऊपर गिरता है ज़मीन पर ऊपर से, है ना, तो वो बूंदों की वजह से, उसके बहाव की वजह से मिट्टी कट जाती है। और फ्लड का मतलब है कि जब पानी होल्ड हो चुका है, भर चुका है, और जब वो उतरता है तब भी क्या होती है, मिट्टी कट जाती है। ये 2 वजह। तीसरी वजह क्या हो सकती है भाई इसकी, तीसरी वजह हो सकती है पेड़ों की कटाई, है ना, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को हम इतना ज़्यादा काट रहे हैं जिसकी वजह से भाई पेड़ क्या करता है,
पेड़ क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, उसकी जड़ें क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। अगर पेड़ ही नहीं होगा तो मिट्टी को पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, तो पानी आएगा मिट्टी को बहाकर ले जाएगा। तो इसी वजह से सबसे जो बेसिक रीज़न है, देखो बाढ़ और बारिश ये तो क्या होता है कि ये तो नेचुरल फिनोमिना है। ये तो जब मिट्टी अगर कहीं से काट रही है तो दूसरी जगह नदी उसको जमा भी कर रही है, वो कहीं नुकसान नहीं हो रहा है वहाँ से, है ना। पर जो हमने हमारी तरफ से जो रीज़न दिया है सॉइल इरोजन का, वो कौन सा है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों की अत्यधिक कटाई। हमने सारे पेड़ काट डाले नदियों के किनारे, जिसकी वजह से नदी क्या हो रही है, नदी चौड़ी होती जा रही है और मिट्टी जो है कटती जा रही है। ठीक है, ये कुछ आपके सॉइल इरोजन के कुछ फैक्ट्स हैं या कुछ कारक हैं जिनकी वजह से मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और चीज़ हो सकती है कि हैवी कंस्ट्रक्शन, है ना, बहुत ज़्यादा जो निर्माण कार्य होते हैं जिसकी वजह से मिट्टी को क्या किया जाता है, खोदा जाता है। अब एक जगह से आपने कहीं पर उसको खोद दिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो लूज पैक्ड हो जाएगी, मतलब कि ढीली हो जाएगी मिट्टी, जिसकी वजह से पानी आएगा तो वो फिर वहाँ से क्या हो जाएगी, बह जाएगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से भी मिट्टी का कटाव होता है नदियों के किनारे। अभी आपने देखा होगा ना कि अमरकंटक जो है हमारा, जहाँ से नर्मदा जी निकल रही है, वहाँ पर जो हैवी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए रोक लगा दी गई है। अभी कल परसों ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो बड़ा निर्माण है वो नदियों के आसपास नहीं होगा, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव होता है। तो कंस्ट्रक्शन भी एक रीज़न हो सकता है। फिर हम इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई यही सब चीज़ें मत करो, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, मिट्टी बच जाएगी। कंस्ट्रक्शन मत करो, पेड़ पौधे मत काटो। बाकी बारिश वगैरह तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, है ना। बारिश तो जब होनी होगी होगी, बाढ़ आनी होगी तो आएगी। देखो बाढ़ को रोकने के लिए भी कई सारे हम प्रयास कर सकते हैं जिससे मिट्टी का कटाव रुक सकता है। जैसे अटल बिहारी जी ने एक योजना चलाई थी नदियों को जोड़ने वाली, संगम परियोजना, है ना। वहाँ पर नदियों को आपस में जोड़ने का उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की थी।